हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वॉट यू डू मेक्स अ डिफरेंस। यानी कि आप जो भी करेंगे उससे कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, चाहे आपकी ज़िंदगी में, चाहे आपके किसी परिवारजन की, प्रियजन की ज़िंदगी में, बट कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा, कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू वांट टू मेक। और जो चॉइस है ना, वो आपके हाथ में। आप अच्छा परिवर्तन लाना चाहते हैं, अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं, बुरा प्रभाव डालना चाहते हैं, कुछ नहीं चेंज करना चाहते, जो जैसे है वैसे करना चाहते हैं, हर चीज़ आपके हाथ में है। एक और कहावत है कि अपने डिसीजंस का, अपने एक्शंस का अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाए ना कि ये मेरी जिम्मेदारी है और अगर मेरा कुछ गलती हुई तो आप बहुत सोच समझ के, सूझबूझ से डिसीजन लेंगे। और उस टाइम पे वो व्यक्ति जो है, जिसके अंदर ये समझ आ गई ना कि भाई मेरा लाइफ का डिसीजन है और इसका मैं जिम्मेदार हूँ, कल को कुछ गलती होगी तो मैं अपने ऊपर ब्लेम लूंगा, तो वो व्यक्ति बोलेगा भी बहुत सोच समझ के। क्यों? क्योंकि बोलते वक्त भी हमसे कई दफ़ा ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं मुंह से, अगर हम सोच समझ के नहीं बोल रहे तो, कि जिससे अगला बंदा हर्ट हो सकता है। और हो सकता है कि वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमारे लिए इन फ्यूचर बहुत महत्वपूर्ण हो सके। ठीक है, तो यही वही सेम बात आती है कि आप, चॉइस आपके हाथ में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप किस तरीके का परिवर्तन अपने लाइफ में, अपने प्रियजनों के लाइफ में लाना चाहते हैं, समाज के में लाना चाहते हैं। और जो भी आप एक्शन करेंगे ना, वो हर एक दिन आपको उस परिवर्तन की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम परिवर्तित करते हैं अपनी लाइफ और स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। द पावर ऑफ रिकॉल मतलब स्मरण करने की, वापस याद करने की जो क्षमता है, जो ताकत है, मे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अनप्लेजेंट सिचुएशन। वो हमें कई दफ़ा बचा सकती है पर्याप्त जो अप्रिय घटनाएं होती हैं, अप्रिय स्थिति होती है, उससे। ठीक है, सपोज करो कि आप किसी जगह जा रहे हैं, बड़े सालों बाद जा रहे हैं आप अपने घर, और ड्राइव करके जा रहे हैं। अगर आपको रास्ता याद नहीं होगा, कई आज भी हिंदुस्तान के कई इलाके ऐसे जहाँ पे गूगल मैप्स काम नहीं करते, जो बहुत ही पिछड़े और गांव के इलाके हैं, जैसे हमारे जिस जगह से मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, वो बहुत ही रूरल एरिया है। वहाँ पे गूगल मैप्स का कोई काम नहीं है, वो आपको पता नहीं कौन सी सड़कें बताएगा। तो अगर आप ऐसी जगह पर हैं और आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर आपको याद ही नहीं होगा रास्ता, तो आप फिर किसी परेशानी में फंस सकते हैं ना। आप कोई रॉन्ग टर्न ले लें, कोई गलत जगह मुड़ जाए, रात हो रही है, आप किससे रास्ता पूछेंगे? ठीक है, तो अगर आपकी स्मरण करने की शक्ति ज़्यादा अच्छी है, जो इसकी ताकत है, वो हमें कई दफ़ा अनप्लेजेंट घटनाओं से बचा सकती है, स्थिति से बचा सकती है। बट द हॉलीडे सीजन इज़ अ टाइम टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। लेकिन जो छुट्टियों का मौका होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, दिवाली है, गिले शिकवे दूर करो, होली है, गिले शिकवे दूर करो और गले लग जाओ, है ना। तो वैसे बेसिकली ये जो हॉलीडे सीज़न है, उसमें क्या होता है कि लोग अपने गिले शिकवे दूर करके फॉरगिव कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं और भूल जाते हैं पुरानी बिसरी कड़वी बातों को। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, राइटर दो तरीके की बात कर रहा है। एक तो बोल रहा है कि हमारी याददाश्त जो है वो हमारे लिए बहुत सहायक हो सकती है, दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि हमें भूल जाना भी कई दफ़ा अच्छा होता है, भूल के माफ़ करके आगे बढ़ना भी अच्छी बात होती है। ठीक है, फ्रॉम आलमंड्स क्या होते हैं? बादाम, एंड वॉलनट अखरोट, टू फिश मछली, मिल्क एंड हेल्थ ड्रिंक्स, देयर्स मेनी एन ओल्ड वाइव्स टेल ऑन शार्पनिंग दैट मोस्ट एसेंशियल ट्रेट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। ओल्ड वाइव्स टेल क्या होता है? जो दादी नानी के नुस्खे होते हैं ना, उनको बोला जाता है ओल्ड वाइव्स टेल। जो हमारे की बहुत सारी दादी नानी के नुस्खे हैं जो कि क्या करते हैं? शार्पनिंग मतलब तेज करना, किस चीज़ को? जो इंसानी नस्ल का एक सबसे अहम, एसेंशियल, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेट है, एक क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो उस क्या है वो? इंटेलिजेंस। उसको बढ़ाने के बहुत सारे तरीके बोलते हैं ना, बादाम खाया करो सुबह सुबह भिगो के खाली पेट, अखरोट खाया करो दूध में उबाल के, या फिश ऑयल खाना चाहिए, फिश खाना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है? ये दादी नानी के नुस्खे हैं याददाश्त को बढ़ाने के लिए। Those who have never heeded these suggestions on memory improvement need not worry.
बोल रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी इनके ऊपर अटेंशन नहीं पे करा, हीडेड मतलब कि जिन्होंने कभी भी ध्यान नहीं करा इन बातों के ऊपर, नोटिस नहीं करा, तो उनके लिए ये जो मेमोरी इम्प्रूवमेंट के सजेशंस हैं उनको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने ध्यान ही नहीं करा इस चीज़ के ऊपर, तो उनको परवाह भी नहीं होगी कि इसका क्या रिजल्ट आता नहीं आता। नाइदर हैव चिंपैंजीज एंड बोनोबोस, क्योंकि ना ही चिंपैंजीज और ना ही बोनोबोस, ये दोनों जानवरों की प्रजाति है, हमारे जो कजन्स बोले जाते हैं, बोलते हैं ना कि हम चिंपैंजीज से इवॉल्व हुए हैं, तो ये भी उसी लूप का एक हिस्सा है। ह्यूमैनिटीज क्लोजेस्ट लिविंग एवोल्यूशनरी कजन्स, बोल रहे हैं कि इन्होंने भी बादाम वगैरह नहीं खाए हैं, चिंपैंजीज बोनोबोस ने भी बादाम वगैरह नहीं खाए हैं, और ये क्या है, हमारे इंसानों की सबसे क्लोजेस्ट, एवोल्यूशन के दौर के सबसे क्लोजेस्ट कजन्स हैं। ठीक है। In a study published this week in the Proceedings of the National Academy of Sciences, बोल रहे हैं एक स्टडी इस हफ्ते पब्लिश की गई Proceedings of National Academy of Science में, तो वहाँ पे क्या पाया गया? It was found that the apes possess long-term memories that allow them to recognize faces from decades ago। बोल रहे हैं कि जो apes हैं, apes क्या हैं? जो हमारे cousins जिनको बोला गया, जैसे कि ये chimpanzees, bonobos हो गया, गोरिल्लाज हो गए, मंकीज हो गए, ये हम सब एप्स की प्रजाति से आते हैं। ठीक है। तो ये जो एप्स हैं इनके पास में लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय तक याददाश्त वाली शक्ति है, जो कि कई दशकों साल भी यानी कि 10-20 साल 25 साल बाद भी किसी चेहरे को वो पहचानने की क्षमता रखते हैं। हम नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे बहुत दफ़ा ऐसे वीडियोस देखते हैं कि किसी गोरिल्ला को या किसी चिंपैंजी को छोड़ दिया गया था जंगल में, उसका जो मालिक था वो बड़े टाइम बाद उसको देखने आया, तो उस चिंपैंजी ने उसको पहचान लिया अपने मालिक को, और वो बड़ा लाड प्यार करा था उसके साथ में। राइट। क्यों है? क्योंकि ये लोग पहचान सकते हैं, इनकी याद करने की ताकत जो है, रिकॉलिंग पावर जो है वो बहुत अच्छी है, और वही एक इंपॉर्टेंट हथियार है। याद तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर आप पेपर में रिकॉल नहीं कर पाएंगे, यानी कि वहां पे उस टाइम पे आपको याद नहीं आएगा, तो फिर आपको याद करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इनके पास में शक्ति होती है कि 10-10, 20-20 साल पुराने चेहरे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। Whether with family and friends or distant acquaintance, their memory doesn't fail them। चाहे अपने परिवार की बात हो, चाहे दोस्तों की, चाहे बड़े दूर दराज के कोई रिश्तेदार या परिजन जो भी हो, उनकी मेमोरी कभी उनको फेल नहीं करती, यानी कि उनकी याददाश्त इतनी शार्प है कि वो उनको पहचान लेते हैं। This is not the first study that proves the cognitive competence of chimpanzees and bonobos। बोल रहे हैं कि ये कोई पहली स्टडी नहीं की गई है जो कि चिंपैंजीज और बोनोबोस की कॉग्निटिव होता है हमारे दिमाग की क्षमता से रिलेटेड, जैसे कि कुछ याददाश्त से रिलेटेड या कुछ हमने चीज़ें सीखी हैं, जो भी हमने ज्ञान एक्वायर करा है। तो कॉम्पिटेंस क्या होता है? हमारी एबिलिटी उस चीज़ को यूटिलाइज करने की, उस चीज़ को समझने की। तो ये पहली बार नहीं है कि हम ये पा रहे हैं कि चिंपैंजीज और बोनोबोस जो हैं वो दिमागी तौर पे बड़े सक्षम प्राणी हैं, ये ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ। बट what it does demonstrate is that these apes may have the longest non-human memory। बोल रहे, लेकिन जो एक चीज़ पहली दफ़ा सामने आई है, जो इसने स्थापित करी है, डेमोन्स्ट्रेट यानी कि दिखाई है, प्रदर्शित करी है, वो ये है कि ये जो एप्स हैं, चिंपैंजीज और बोनोबोस जो एप्स हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा लंबे समय की नॉन ह्यूमन मेमोरी पावर है। यानी कि इंसानों के अलग कोई भी प्राणी जिसके पास में सबसे ज्यादा समय तक चीजों को याद रखने की क्षमता है वो है चिंपैंजीज और बोनोबोस। Being able to recall faces even from 26 years ago, कि 26 साल तक पुराने चेहरे भी याद कर सकते हैं, रख सकते हैं। Before this, डॉल्फिन्स वर कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम रिकलेक्टर्स। इससे पहले डॉल्फिन्स के लिए ये माना जाता था कि वो इस फील्ड में सबसे आगे हैं, वो सबसे ज़्यादा पुराने चीज़ों को याद रख सकती हैं। ठीक है। सुप्रीम थी, सबसे ऊपर दर्जे की थी एनिमल्स में, मैमल्स में, नॉन एम्फीबियंस, किसी भी प्रकार के, मतलब इंसानों के विपरीत कोई भी प्राणी हो इंसानों के अलावा, उसमें डॉल्फिन सबसे ऊपर थी सबसे लंबे समय तक चीज़ों को याद रखने में। Their memory was
एक्यूरेट फॉर अप टू 20 ईयर्स, यानी कि वो 20 साल तक पुरानी चीज़ें याद रख सकती थी. एलिफेंट्स कैन कीप रिकॉर्ड्स फॉर अप टू 12 ईयर्स. एलिफेंट्स जो हैं वो 12 साल तक का रिकॉर्ड रख सकते हैं. ऑक्टोपाई यानी कि ऑक्टोपस की प्रजाति के जो होते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी लास्ट फॉर मंथ्स, इनकी कुछ महीनों तक की याददाश्त होती है. एंड दे लिव फॉर जस्ट 1 to 5 ईयर्स. अब ऑक्टोपस की बात की गई कि कुछ महीनों तक की याददाश्त होती है, तो सोचेंगे कि यार ये तो बड़े थोड़े टाइम की याददाश्त होती है, लेकिन उनकी उम्र भी कुछ एक साल या 1 से लेके 5 साल की उम्र होती है उनकी. ठीक है. It is difficult to know, of course, how proud chimpanzees and bonobos are of their cognitive feat मतलब फीचर, जो उनका ये एक लक्षण है ना, दिमाग की क्षमता है कि वो चीज़ों को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं. तो बोल रहे हैं कि ये जानना थोड़ा मुश्किल है. जाहिर सी बात है, हमें नहीं पता चल रहा कि इंसान की तरह जानवर अपना कि हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं या अरे हम तो ऐसे रहते थे वैसे. जानवर नहीं बता सकते ना वो चीज़. उनको तो पता भी नहीं होगा कि हमारे ऊपर इतनी रिसर्च चल रही है कि ये लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी मेमोरी कितनी शार्प है और इंसान इस बारे में चर्चा कर रहे हैं. शायद उनको पता भी नहीं होगा. ठीक है. तो बोल रहे हैं कि बड़ा डिफिकल्ट है जानना कि चिंपैंजीज और बोनोबोज अपनी इस अद्भुत क्षमता के बारे में कितने प्राउड फील करते हैं, कितना उनको गर्व है अपने ऊपर. इट इज सर्टेन हाउएवर that they have provided more ammunition to demanding Indian parents. बोल रहे हैं लेकिन ये बात बहुत जाहिर है, ये बात बहुत ही सुनिश्चित है कि इन्होंने और ज़्यादा असला बारूद इंडियन पेरेंट्स के हाथ में दे दिया है. अब क्या करेंगे पेरेंट्स? चिंपैंजीज भी तुमसे ज़्यादा याद रख सकते हैं, तुम्हें नहीं याद रह सकता. It is only a matter of time before kids have to hear things like even chimpanzees remember where they kept their keys. बोल रहे हैं ये बस थोड़े समय की बात है जब बच्चों को ये बातें भी सुनने मिलेगी कि चिंपैंजीज को भी याद होगा कि उन्होंने अपनी चाबियां कहाँ रखी हैं. होता है ना, इंडियन माँ बाप थोड़े तंज कस देते हैं हमारे ऊपर. बट as much as memory, so prized in Indian learning traditions, it is important also at times to forget. बोल रहे हैं लेकिन जितना मेमोरी को इतना प्राइजी समझा जाता है, यानी कि ऊंचे दर्जे का समझा जाता है हमारे जो लर्निंग ट्रेडिशन है, कि बिकॉज हमारा जो इंडिया का जो लर्निंग पैटर्न है वो यही है कि चीज़ों को याद करो, मेमोराइज करो हर एक चीज़ को. हमने शॉर्ट फॉर्म्स बनाए हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इनको याद करने के हमने शॉर्ट फॉर्म्स बनाए हुए हैं. माई वेरी एजुकेटेड मदर, ये हमने शॉर्ट फॉर्म्स बनाए हुए. हमने नहीं, खैर सब जगह यूज़ किए जाते हैं, बट इंडिया में ज़्यादा जो मेमोराइजेशन के ऊपर है जोर दिया जाता है. तो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में, लर्निंग ट्रेडिशंस में जितना याद करने को या मेमोरी को, अच्छी याददाश्त को महत्व दिया जाता है, उतना ही कई दफ़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है चीज़ों को भूलना. क्यों? कोई खराब याद अगर आपके दिमाग में अटकी रहेगी, हो सकता है कि वो आपके दिमाग, आपके जो एक एबिलिटी है उसमें एक बाधा बन जाए कि आपको आगे ना बढ़ने दे. बेसिकली जो यंगस्टर्स हैं अभी टीन्स से या 20s में हैं, वो लोग इससे काफ़ी रिलेट कर पाएंगे कि ब्रेकअप जो है उससे बाहर निकलने में आपको उस टाइम लगता है कि काश, मतलब जो चीज़ मुझे याद रखनी चाहिए, सिलेबस तो मुझे याद नहीं हो रहा, लेकिन इन चीज़ों को मैं भूलना चाहता हूँ, ये मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा. ठीक है. तो बोल रहे हैं कि कई दफ़ा कुछ चीज़ों को भूलना भी बेहतर होता है. पीपल ड्रिंक टू डू सो. तो बोल रहे हैं कि पीपल ड्रिंक टू डू सो, वो लोग शराब पीते हैं ये करने के लिए, चीज़ों को भुलाने के लिए. मेमोरी and remembering may serve to protect humans from unpleasant and dangerous situations. बोल रहे हैं याददाश्त हमारी जो है और चीज़ों को याद रखना, ये कई दफ़ा हमें इंसानों को अनप्लेजेंट यानी कि अप्रिय और डेंजरस स्थिति से बचा सकता है. येट इट कैन ऑल्सो फोर्स देम टू कन्फ्रंट थिंग्स दे वुड रादर नॉट. लेकिन ये कई बार हमें हमारा ऐसी चीज़ों से भी सामना करवा देता है जिनको हम याद नहीं रखना चाहते. जैसे कोई ऐसा पहलू, ऐसा पल याद आ गया पास्ट का जो नहीं याद करना चाहते थे, बट अब वो आ गया, फिर क्या करेंगे? उसको लेके बैठ जाएंगे, या तो हंसने बैठ जाएंगे या रोने बैठ जाएंगे. जिस अकॉर्डिंग का वो पल होगा उस अकॉर्डिंग का हम रिएक्शन देने लग जाएंगे. फिर हम देखेंगे काश यार उस टाइम पे ऐसी चीज़ें हुई होती. तो मेमोरी के अच्छे भी फायदे हैं, बुरे फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. मतलब फायदे नहीं, बुरे फायदे नहीं, नुकसान भी हैं.
द हॉलीडे सीजन एट द एंड ऑफ द ईयर इज इन अ सेंस अ चांस टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो बोल रहे हैं कि साल के अंत का जो हॉलीडे सीजन है, 25 दिसंबर से छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, जो कॉलेजेस जा रहे हैं बच्चे, उनकी स्कूल जा रहे हैं, उनकी सबकी, सो हैप्पी हॉलीडेज। तो बोल रहे हैं कि जो हॉलीडे सीजन साल के अंत में आता है, ये एक तरह से, एक मायने से एक चांस है कि हम चीज़ों को, लोगों को माफ़ कर दें और चीज़ों को भूलें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें एंड रिजॉयस इन द मोमेंट। और जो इस पल का आनंद लें, इस पल में हम अपने आप को इतना विलीन कर लें कि हम बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें। ठीक है, आपका कोई भी फेलियर रहा इस साल में, छोड़ो, नया साल आया है, फेलियर्स में जो गलतियां आपने की हैं उनको याद रखो, अगले साल में खुद से वादा करो, किसी और से वादा करने की जरूरत नहीं, खुद से वादा करो कि इस साल में वो गलतियों को आप ओवरकम करेंगे और जो आपके फेलियर थे उनको आप एज अ विक्टोरियस स्टूडेंट वहां से निकलेंगे। ठीक है, नो रिफ्लेक्शन ऑन मंथ्स पास्ट और रिलेशनशिप्स लॉस्ट, डेडलाइंस मिस्ड और रेजोल्यूशंस ब्रोकन। बोल रहे हैं कुछ भी याद मत रखो, कुछ भी उसके ऊपर याद ना करो, किस चीज़ के ऊपर कि कितने महीने गुजर गए, कितने मेरे रिश्ते टूट गए, या कोई मेरा बड़ा गहरा रिश्ता था वो टूट गया, ब्रेकअप हो गया, मैंने यार इस प्रोजेक्ट की मैंने डेडलाइन मिस कर दी थी, या मैंने इस साल अपना वेट 50 किलो कम करना था, 5 किलो कम करना था और वो मैं नहीं कर पाया, मेरा रेजोल्यूशन टूट गया। इन सब चीज़ों को मत याद करो अब। एंड परहैप्स पीपल ऑल्सो द एप्स आर बेस्ट सर्व दिस वे। बोल रहे, और शायद हो सकता है कि लोग या फिर एप्स भी इस तरीके से ज़्यादा बेहतर जी पाएँ। ठीक है, क्योंकि कई दफ़ा भूलना ही बेहतर होता है। हमारी मेमोरी कितनी भी शार्प होगी, हमें एकेडमिक्स में चाहिए शार्प मेमोरी, बट जब हम कुछ चीज़ों को भूलना चाहते हैं ना, उस टाइम पे वो शार्प मेमोरी हमारे लिए एक श्राप भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था पैसेज। आई होप आपको पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा आज पढ़ने में, क्योंकि ज़्यादा बोरिंग और ज़्यादा भारी भरकम पैसेज नहीं था, थोड़ा एन्जॉयबल कंसेप्ट था। तो आई होप आपने एंजॉय करके पढ़ा होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू पैसेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट चिंपैंजीज एंड बोनोबोज एक्सेप्ट दैट, यानी कि कोई एक स्टेटमेंट है जो चिंपैंजीज और बोनोबोज के कंटेक्स्ट में सही नहीं है पैसेज के अनुसार, हमें वही स्टेटमेंट ढूंढ के निकालनी है। ठीक है, दे हैव द लॉन्गेस्ट नॉन ह्यूमन मेमोरी, ये तो करेक्ट है, इतना पार्ट करेक्ट है। बीइंग एबल टू रिकॉल फेसेस इवन फ्रॉम 26 ईयर्स अगो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो इंसानों के अलावा कोई भी जानवर इस धरती पे है, पशु पक्षी प्राणी मछली जो कुछ भी है, उनमें से इनके पास में सबसे लंबी मेमोरी पावर है। ये 26 साल पहले तक की घटनाएं भी, चेहरे भी याद रख सकते हैं। करेक्ट है ये। दे हैव बीन प्रूवन टू पोजेस कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस इन प्रीवियस स्टडीज, करेक्ट है कि पहली दफा ऐसी स्टडी नहीं हुई है, इससे पहले की स्टडीज में पाया गया है कि उनके पास में दिमागी क्षमता है। ठीक है, कैपेबिलिटीज हैं उनके पास में। Their memory capabilities have surpassed those of dolphins and elephants, करेक्ट है। एलिफेंट्स की 12 साल, डॉल्फिन्स की 20 साल, तो इनकी कितनी है 26, तो ये उनसे आगे निकल गए। They require special diets like almonds and walnuts to enhance their memory। तो क्या हम जाके जो भी चिंपैंजीज हैं या बोनोबोज हैं उनको छिले हुए बादाम तो नहीं खिला रहे ना, उनको इस चीज़ की तो जरूरत नहीं पड़ रही कि भाई छिले हुए बादाम खाओ और याददाश्त 26 क्या तुम 30 साल तक का याद रखोगे, चिंता ही मत करो, ऐसा तो नहीं हमने किया। तो उनको स्पेशल डाइट की जरूरत नहीं है। स्पेशल डाइट किसको चाहिए? ह्यूमन बींग्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Based on the passage, we can infer that the author would be more supportive of, बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट के लिए ऑथर जो है वो अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, उनका मानना है इस स्टेटमेंट के प्रति सही है। Encouraging children to improve their memory by looking at an example of chimpanzees and bonobos, तो इसके ऊपर राइटर ने व्यंग कसा था कि ये तो इंडियन पेरेंट्स के लिए एक और हथियार हो गया, अब बड़ी जल्दी ही ये ताने भी बच्चों को मिलने लगेंगे तुमसे बेहतर तो चिंपैंजीज हैं, उनको भी पता होगा कि उनने ये फलानी चीज़ कहाँ रखी है। तो ये इनकरेक्ट है, इस स्टेटमेंट के लिए ऑथर जो है सपोर्टिव नहीं है।
using the cognitive abilities of chimpanzees and bonobos to demand more from children. इनकरेक्ट है. उन्होंने बोला कि अब ये करने लग जाएंगे पेरेंट्स, जो कि नहीं करना चाहिए. व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने बात करी थी. उन्होंने इसका इस्तेमाल करने के लिए सुझाव नहीं दिया था, ना ही वो इसका इस्तेमाल करना चाहते. उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से बोला था, मजाक करते हुए बोला था कि अब देखना पेरेंट्स इस चीज़ का भी मुद्दा बना लेंगे और बच्चों को ये भी ताने सुनने मिलेंगे. Acknowledging the natural memory abilities of animals but also valuing the importance of forgetting. ये जो फर्स्ट लाइन थी पैसेज की उसमें ही बताया गया था कि याददाश्त बहुत सही है बट कई दफ़ा भूलना भी बेहतर होता है. लास्ट लाइन में भी ये जिक्र करा किया कि अच्छा है अगर आपकी अच्छी मेमोरी है, होना चाहिए, बट साल के अंत में छुट्टियों में लोग अपने गिले शिकवे भूल के माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं और वही करना चाहिए. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि वो मानते हैं कि नेचुरल मेमोरी एबिलिटीज़ जो हैं वो एनिमल्स की बहुत अच्छी होती हैं या होनी भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कई दफ़ा भूलना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. टोन ऑफ द पैसेज, तो काफ़ी मजाकिया किस्म का ये पैसेज था. कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ ह्यूमर था. तो क्रिटिकल नहीं है, मेलंक्लिक नहीं है, एग्रेसिव नहीं है. ऑप्शन बी ह्यूमरस इज करेक्ट, मजाकिया है. What is the main theme of the passage? The comparison of human and animal intelligence. तो हमने बेसिकली इसमें ह्यूमन और एनिमल इंटेलिजेंस का कंपैरिजन ही किया है कि देखो इंसानों के साथ में, इंसानों के अलावा जो है ये जानवर भी हैं जिनकी बहुत अच्छी और बहुत शार्प मेमोरीज हैं और उनको बादाम भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. Which of the following statements is incorrect? जो सही नहीं है, wrong है, वो स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है based on the passage about the memory capabilities of different animals. अलग अलग एनिमल्स की मेमोरी क्षमता के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? Chimpanzees and bonobos can recognize faces from up to 26 years ago. इतनी पार्ट तो करेक्ट है. Demonstrating a significant long-term memory ability. करेक्ट है ये स्टेटमेंट. Prior to this study, dolphins were known to have longest memory among non-human species. इतना पार्ट करेक्ट है. Accurately recalling information up to 20 years. बिल्कुल करेक्ट है. Elephants have been documented to retain memories for up to 12 years. बिल्कुल करेक्ट है. While octopi can remember for several months. बिल्कुल करेक्ट है ये पार्ट भी. The study mentioned indicates that chimpanzees and bonobos have never followed traditional advice on memory improvement, such as consuming certain foods. तो क्या इस स्टडी का ये रिजल्ट आया है कि भाई हमने चिंपैंजीज और बोनोबोस को जो एडवाइस की जाती है, दादी नानी के नुस्खे हैं, वो उनको फॉलो नहीं करते? ये जो दादी रानी के नुस्खे हैं, क्या ये चिंपैंजीज और बोनोबोस के लिए थे? नहीं ना, ये थे ह्यूमन बींग्स के लिए. और फिर बोला गया कि चाहे आप खाओ चाहे ना खाओ, दोनों ही स्थिति आपकी मर्जी है. बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चिंपैंजीज और बोनोबोस की, जिनकी याददाश्त बहुत साफ सही है, बहुत अच्छी है. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. हमें ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसके लिए सब्स्टिट्यूशन देखना है, इनमें से कोई अगर करेक्ट है तो. द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर लैंड आर इन प्रेशर टू रेजिंग मोर एंड मोर क्रॉप्स. देखो दुनिया भर की एग्रीकल्चर लैंड की बात की जा रही है, तो ये ज़मीन जो है ये सिंगुलर है. ठीक है, दुनिया भर में चाहे जितनी मर्जी लैंड है, और पूरी को हमने एक कैटेगरी में एग्रीकल्चरल लैंड की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं आएगा. क्या होगा? इज इन प्रेशर. इज इन प्रेशर की बजाय इज अंडर प्रेशर होगा. टू रेजिंग के साथ में देखो स्टेटमेंट सारी जो है वो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में चल रही है. ठीक है, तो टू रेजिंग की बजाय क्या आएगा? टू रेज मोर एंड मोर क्रॉप्स. लैंड इज अंडर प्रेशर टू रेजिंग. रेजिंग नहीं आएगा. लैंड इज अंडर प्रेशर टू रेज. ऑप्शन बी इज करेक्ट. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है. तो यहाँ पे देखो अकोमोडेशन. अकोमोडेशन बेसिकली क्या होता है? जहाँ पे आप रहते हैं, ठहराव रखते हैं, कि आप कहाँ अकोमोडेट करने वाले हैं, आप रुकने कहाँ वाले हैं, ठहरने कहाँ वाले हैं. तो उसकी स्पेलिंग क्या होता है? ACCOMMODATION, अकोमोडेशन. ठीक है, तो ACCOMMODATION. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ACCOMM होना चाहिए था, ODATION, ये इनकरेक्ट है. CCMMC इनकरेक्ट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. प्रूडेंट. प्रूडेंट का मतलब होता है एकदम चौंकन्ना, सतर्क होना, कॉशियस होना. तो इसका एंटोनिम बताना है
इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट का मतलब होता है असतर्क होना, जुडिशियस मतलब समझदार, प्रैक्टिकल मतलब जो हकीकत में बिलीव करता है, ख्याली पुलाव में नहीं, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी की ये चीज़ कितनी सटीक है, कितनी हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या पॉसिबल है, उसके ऊपर विश्वास करना। टैक्टफुल, टैक्टफुल मतलब बहुत ही समझदार, डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ, जिसका नॉलेज हो किसी व्यक्ति का, उसको बोला जाता है टैक्टफुल। सो ऑप्शन ए इनडिस्क्रीट इज करेक्ट। सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है हमें। तो किसी व्यक्ति के पास एकमात्र अधिकार हो, एकाधिकार हो किसी भी चीज को बनाने का, उसको बेचने का, उसको क्या बोला जाता है? पेटेंट। हम कोई भी इन्वेंशन होती है, शार्क टैंक अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा, कुछ नई इन्वेंशन होती है तो शार्क्स जो है वो उससे पूछते हैं कि क्या आपने इसको पेटेंट करवा लिया है, ठीक है। पेटेंट का मतलब क्या है कि आपके पास अधिकार होगा, केवल आप ही उसको बेच सकते हैं। जैसे मैगी ने अपना जो मसाला है वो पेटेंट करवाया हुआ है शायद, तो वो क्या है कि उनके पास ही वो सीक्रेट रहेगा, वो किसी और के पास नहीं जाएगा। सो ऑप्शन ए पेटेंट इज करेक्ट। हेयरलूम, हेयरलूम होता है जो आपके पास कोई एक ऐसी चीज होती है ना कि ये हमारे खानदानी विरासत है, हमारे खानदान में ये पता नहीं कब से है, वो जो खानदान वाली विरासत है उसको बोला जाता है हेयरलूम। कॉपीराइट, कॉपीराइट बेसिकली ये एक लीगल स्ट्रक्चर है, लीगल फ्रेमवर्क है जिसके तहत आपके पास अधिकार होता है ओरिजिनल जो भी चीज़ है उसको बेचने का, पब्लिश करने का, रीप्रिंट करने का, उसके साथ में कुछ भी करने का आपके पास अधिकार होता है। जब हम कई दफ़ा देखते हैं कि टी सीरीज़ ने फलाने म्यूज़िक के राइट्स खरीद लिए, कॉपीराइट खरीद लिया, या फिर कॉपीराइट उनके पास है, हमने उनसे परमिशन ली है, उनसे कॉपीराइट खरीदा है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री में आपने बहुत बार सुना होगा कि फलानी मूवी के कॉपीराइट खरीद लिए गए। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब विरासत। सो ऑप्शन ए पेटेंट इज करेक्ट। Soon flames ignited the wooden beams of the grand palace built by Xerxes, बोल रहे हैं Xerxes, बोल रहे हैं कि जल्द ही जो आग की लपटें हैं वो जल उठी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या जला दिया, उन्होंने वुडन बीम्स जला दिए, लकड़ी के बीम होते हैं ना वो जला दिए ऑफ द ग्रैंड पैलेस, जो ये भव्य महल था उसके लकड़ी के बीम्स उन्होंने जला दिए, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? Xerxes से बनाया गया था। Men and women holding aloft flaming torches raced up and down the palace terraces, बोल रहे हैं कि कई सारे स्त्री, पुरुष, महिलाएं और पुरुष जो हैं वो अपने हाथों में ऊंची मशालें लेकर, जलती हुई मशालें लेकर छत से, महल के छत से ऊपर नीचे भगदड़ सी मची हुई थी। When the fire died out, मतलब जब आग बुझ गई, died out मतलब आग बुझ गई, all that remained of the magnificent palace were the stone columns, बोल रहे हैं तो उस भव्य महल का जो इकलौता हिस्सा कुछ बच गया था अगर, वो था जो पत्थर के कॉलम्स थे, पिलर्स थे, खंबे थे, वो बच गए थे। Looters fought off the heat of inferno to drag out gold and silver vessels, जो लुटेरे थे उन्होंने उस तपती हुई नरक की आग से भी मुकाबला करा। इन्फर्नो मतलब नरक की आग, है ना। तो नरक में बेसिकली माना जाता है कि वहां पे आग होती है, गर्म तेल में आपके पकौड़े बनाया जाता है, तो वो बेसिकली आग का कंसेप्ट है, हीट का कंसेप्ट है। तो बोला जा रहा है कि जो लुटेरे थे उन्होंने नरक की आग से जूझकर वहां पे गोल्ड और सिल्वर वेसल्स को घसीट कर बाहर निकाला। तो ये कहीं की घटना बता रहे हैं। सबसे पहले आएगा कि स्त्री, महिलाएं, पुरुष जो हैं वो आग की मशालें लेकर ऊपर नीचे दौड़ रहे थे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। क्यों दौड़ रहे थे? जल्द ही वहां पे आग जो है लकड़ी के खंभों तक पहुंच गई, बीम्स पर पहुंच गई और पूरा पैलेस जो है वो धू धू कर जलने लग पड़ा। सेकंड हो गया। थर्ड हो गया, फिर लुटेरे वहां पर आए, उन्होंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे डाइड आउट की बात करी गई आग बुझने की, तो आग तो सबसे बाद में बुझी ना, यहाँ पे भी वो आग से जूझ रहे हैं, यहाँ पे भी आग का विवरण है, यहाँ पे आग बुझने का विवरण है, तो ये सबसे एंड में होगा। तो बोल रहे हैं कि वो नरक की आग से जूझे और उनने वहां पे लूटपाट करी। ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फाइनल पॉइंट हो गया कि ये जो आग है ये बुझी तो वहां पे कुछ नहीं शेष बचा था, केवल जो पत्थर के कॉलम्स थे वही शेष बचे थे। तो हमारा ये अरेंजमेंट बन रहा है BADC, BADC, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The ambitious project to impart free books to all students ended in smoke। अब ended in smoke का मतलब क्या होता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो
अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाया, ठीक है। सो ऑप्शन ए है एक्सीडेड द बजट, बजट से बाहर हो जाना, इनकरेक्ट है। वॉज डिलेड यानी कि टाल दिया गया, थोड़ा डिले हो गया, तो इनकरेक्ट है। यील्डेड नो रिजल्ट यानी कि उसका कोई नतीजा नहीं निकला, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वॉज सक्सेसफुली कंप्लीटेड यानी कि वो सक्सेसफुल हो गया, ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The owner of the house was dash at the watchman for letting in a stranger। तो वॉचमैन पर क्या हो रहा होगा कि देखो एक कोई वॉचमैन है, उसने घर के अंदर किसी स्ट्रेंजर को एंट्री दे दी, आने दिया, ठीक है। चाहे वो स्ट्रेंजर चुपचाप आ गया, कैसे भी आ गया, बट जो मालिक है वो क्या करेगा, वॉचमैन के ऊपर गुस्सा होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, गुस्सा। सो इंडल्जेंट, इंडल्जेंट का मतलब होता है मुस्कुराने वाला, उदार हृदय वाला। इम्पेशेंट, इम्पेशेंट मतलब कि बड़ा ही व्याकुल सा व्यक्ति, उसमें धैर्य नहीं है बिल्कुल भी। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब कि उदासीन या बेपरवाह। और इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट मतलब क्रोधित होना, गुस्सा होना। सो जो ओनर था वो वॉचमैन के ऊपर गुस्सा कर रहा था, सो ऑप्शन डी इंडिग्नेंट इज करेक्ट। हैव दे अनाउंस द वर्ल्ड कप टीम, क्रिकेट टीम बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी। तो अब क्रिकेट टीम सिंगुलर है, एक टीम ही होगी ना, टीम क्या है, ग्रुप, नाउन, कलेक्टिव, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिकेट टीम पहले आ जाएगी, हैव दे अनाउंस्ड। हैव दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, अनाउंस्ड क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम ये क्या है हमारा, सॉरी अनाउंस किया हमारा वर्ब, और वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा पहले, तो हैज, क्वेश्चन, हैव की जगह क्या आ जाएगा, क्वेश्चन हैज। क्यों हैज क्यों आएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम हमारा कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर, ओके। सो वर्ल्ड कप हैज द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम, अब दे अनाउंस, उनने अनाउंस कर दी, घोषणा कर दी, ठीक है। तो पूछ रहे हैं तो हैज बीन टीम बीन अनाउंस्ड, हैज द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम बीन अनाउंस्ड, क्या वो घोषणा कर दी गई, हैज द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम बीन अनाउंस्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हैव नहीं होगा, हैव नहीं होगा, अब इसमें हैज है, बट टीम बीइंग क्या अनाउंस की जा रही है, अभी की जा रही है, अभी नहीं की जा रही, वो घटना हो चुकी है। उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हो गई, घटना हो गई, क्या वो टीम अनाउंस हो गई, ठीक है, पास्ट की बात है, कंप्लीट हो चुका है टास्क, उसके बारे में बात करें। यहाँ पे टास्क कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो ये भी इनकरेक्ट है। रिप्यूडिएट, रिप्यूडिएट का मतलब होता है अस्वीकार करना, रिफ्यूज करना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना, यानी कि सिनोनिम क्या हो गया, रिनाउंस। सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर मंजूरी, स्वीकृति लगाना। रिग्रेट मतलब पछताना। एनफोर्स मतलब लागू करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए रिनाउंस इज करेक्ट। इट इज कन्वे टू ऑल द रेजिडेंट्स बाय नाउ, जब बाय नाउ की बात हो रही है यानी कि अब तक, तो अब तक यानी कि घटना हो चुकी होगी, अब तक वो घटना हो चुकी होगी। तो इट इज कन्वे की बजाय क्या आएगा, इट हैज बीन कन्वेड टू ऑल द रेजिडेंट्स बाय नाउ दैट दे आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पार्किंग स्टिकर्स। No improvement, it is conveyed to all the residents, it will be conveyed, it has been conveyed to all the residents, option D is correct. Portia claims that even if she dashed to live as long as Sibylla, बोल रहे हैं पोर्शिया ने कहा, उसने ये क्लेम करा कि अगर, जब अगर वाली स्थिति होती है तो पर्सन के साथ में क्या आएगा, वर। इफ शी वर to live as long as Sibylla, she would die as dash as Diana। अब डायना के बारे में कुछ बात की जा रही होगी, because she can only be claimed dash the manner specified by her father's will, कि वो उसी तरीके से हासिल की जा सकती है जिस तरीके से उसके पिताजी की इच्छा होगी, ठीक है। तो वो क्या होगी, डायना की तरह, कुछ कंपैरिजन है। She dash that nobody would be able to crack dash casket test, बोल रहे उसको इस बात का डर था कि कोई भी व्यक्ति एक कास्केट टेस्ट है उसको पार नहीं कर पाएगा, जो कि उसके पिताजी ने डिसाइड किया होगा। सो शी वॉज बाउंड टू रिमेन अनमैरिड, इसलिए वो अनमैरिड रहेगी। तो जहाँ पे अनमैरिड की बात आ रही है तो यहाँ पे मैं समझ पा रही हूँ कि होगा शी वुड डाई एज
प्योर एज डायना, बिकॉज ऐसा माना जाता है, पुराने ज़माने की बात हो रही है। अब आज के ज़माने में तो पिताजी की विल के अनुसार वो स्वयंवर वयंवर नहीं होता, तो पुराने ज़माने की बात हो रही है। दैट मीन्स डायना की तरह प्योर की बात हो रही है, बिकॉज वो उसको डर था कि वो कुंवारी ही मर जाएगी। ओके, पोर्शिया क्लेम्स दैट इवन इफ शी इज टू लिव नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, क्योंकि जब बात हो रही होती है एक अनरियल कंडीशन की, तब जो स्ट्रक्चर है उसमें कंडीशनल क्योंकि सेंटेंस है तो वर का प्रयोग होता है। इफ शी वर टू लिव एज लॉन्ग एज सिबिला, शी वुड डाई एज रियल, क्लियर, प्लेन या प्योर, एज प्योर एज डायना। अब प्योर की बात क्यों हो रही है ये मैंने आपको बता दिया, प्योर क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि उसने एंड में बोला है कि वो कुंवारी मर जाएगी, तो कुंवारी मर जाएगी मतलब वो प्योर मर जाएगी, बिल्कुल अछूत, एकदम शुद्ध मर जाएगी। ठीक है, तो प्योर एज डायना बिकॉज शी कैन ओनली बी क्लेम्ड, उसको केवल एक ही तरीके से हासिल किया जा सकता है, क्लेम्ड डैश द मैनर, फ्रॉम द मैनर, थ्रू द मैनर, एट द मैनर या इन द मैनर, तो यहाँ पे होगा इन द मैनर, यानी कि एक विशेष तरीके से। सो इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय हर फादर्स विल, जो उसके पिताजी ने लिखा है, बताया है, उस तरीके से। She dash that nobody would be able to crack, अब यहाँ पे एक रेगुलर एक्शन है, तो क्या बोल रहे कि she will worry, फ्यूचर में वरी करेगी, वो अभी कर रही है, प्रेजेंट में कर रही है कि फ्यूचर में कोई भी उस कोड को क्रैक नहीं कर पाएगा। तो she has worry, she worries, she worry, तो यहाँ पे होगा she worries that nobody would be able to crack the cascade test, क्रैक दी कास्केट टेस्ट, पता चल गया क्या आ रहेगा, क्रैक्ड वन, अ, द, एन। अब अ और एन क्यों नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेस्ट की बात की जा रही है जो उसकी शादी के लिए जरूरी है, जो उसके पिताजी ने बताया था। ठीक है, तो अ और एन इसलिए नहीं आएगा, क्या यूज होगा, द कैस्केड टेस्ट। सो शी वॉज बाउंड, इसलिए उसे लगता है कि वो कुंवारी ही मर जाएगी। लेमेंट, लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना, रोना बिलखना, सॉरो, ग्रीफ। तो डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी, टॉर्मेंट का मतलब होता है अगेन परेशानी या यातना, एफ्लिक्ट का मतलब होता है पीड़ा देना, और मॉर्न का मतलब होता है दुख में जाना, दुख जाहिर करना। ठीक है, सो ऑप्शन डी मॉर्न इज करेक्ट। सीवियर, सीवियर का हमें एंटोनिम बताना है। सीवियर मतलब बहुत गंभीर, बहुत क्रिटिकल, बहुत कठोर। ठीक है, तो मोरोस, मोरोस का मतलब होता है उदास। माइल्ड मतलब हल्का सा। मेडियोकर मतलब मध्यम वर्ग का, मध्यम एकदम मिडल स्टेट में। मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब सूक्ष्म, जिसमें मतलब आपने बहुत बारीकी के ऊपर ध्यान दिया हो, उसको बोलते हैं मेटिकुलस। तो यहाँ पे सीवियर यानी कि बहुत ज्यादा कठोर, सबसे गंभीर, और माइल्ड मतलब हल्का फुल्का। सो ऑप्शन बी माइल्ड इज करेक्ट। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, PARTICULAR, जिसका मतलब होता है विशेष। ठीक है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है उसके बारे में चर्चा हो रही है, यानी कि कोई खास व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर घटना है उसके बारे में बात करें, ये कोई विशेष घटना है। सो ऑप्शन ए पर्टिकुलर इज करेक्ट। ऑन द वे ही वॉज बिटेड ऑन हिज टो बाय अ पॉइजनस स्नेक, बोल रहे हैं जब वो रास्ते में जा रहा था तब वहां पे उसको एक पॉइजनस स्नेक ने काट लिया। सो वॉज के साथ में क्या प्रयोग होता है, हमेशा थर्ड फॉर्म। बिटेड कोई नहीं है यहाँ पे फिट बैठता, क्या होता है बिटन। ऑन द वे ही वॉज बिटन, तो अब वर्म की ये जो वर्ब है बाइट, ठीक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म बाइट, थर्ड फॉर्म आपको मैंने बता दी बिटन। अब मुझे जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है। ठीक है, 25th क्वेश्चन करने के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि सेकंड फॉर्म क्या है। ऑन द वे ही वॉज बिटन ऑन हिज टो बाय अ पॉइजनस स्नेक, तो एरर कहां पर है, बाइटेड की बजाय बिटन आएगा। ऑन द वे ही वॉज बाइटेड, ऑप्शन बी में एरर है, बाइटेड की बजाय क्या आएगा, बिटन, BITTEN, बिटन। It was very unusual as boys were not supposed to be out of the school at this late hour. बड़े ही विचित्र घटना थी, ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि
स्कूल के इस समय में, मतलब इतनी लेट रात को बच्चों को, किसी भी लड़के को स्कूल से बाहर होना अलाउड नहीं है और उनको होना नहीं चाहिए. He moved closer to the boy in anger so that he could recognize the miscreant and punish him. तो वो गुस्से में उस बच्चे के पास गया, उस लड़के के पास गया, ताकि वो उसको पहचान सके कि ये कौन दुष्ट है जो ये इस तरीके के रूल्स को तोड़ रहा है, और उसको सजा दे सके. He felt angry as teachers ought to be about school rules being broken. उसको बड़ा गुस्सा आया, जो कि टीचर्स को होना भी चाहिए जब स्कूल रूल्स तोड़े जाते हैं. तो Mr. Oliver, the school teacher saw a lonely boy sitting on a rock weeping soundlessly. मिस्टर ऑलिवर ने वहाँ पे एक बच्चे को देखा. मिस्टर ऑलिवर कौन है? स्कूल के टीचर हैं. उन्होंने एक अकेले लोनली बच्चे को देखा कि एक पत्थर पे बैठा हुआ था और बिना आवाज किए रो रहा था. ठीक है. अब ये जो मिस्टर ऑलिवर वाली कहानी है, इससे मुझे कुछ एक डरावनी कहानी याद आ रही है. आई डोंट नो यहाँ पे कौन सी कहानी का जिक्र किया गया है. तो देखो, सबसे पहली बात तो है कि मिस्टर ऑलिवर ने बच्चे को पहली दफा यहाँ पे देखा. यहाँ पे बॉयज के बाहर होने की बात की जा रही है, यहाँ पे भी वो उस लड़के के पास जाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी स्कूल रूल तोड़ने की बात कर रहे हैं. बट पहली दफा घटना का जिक्र क्या हुआ, क्यों, कौन से रूल टूटे हैं, कौन सा बॉय की हम चर्चा कर रहे हैं, क्या हुआ है, वो पता चल रहा है हमें डी स्टेटमेंट में, जहां पे मिस्टर ऑलिवर, एक स्कूल के टीचर ने एक बच्चे को पत्थरों पे बैठ के बिना आवाज किए रोते हुए देखा. तो यानी कि डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है. ऑप्शन ए और ऑप्शन बी वैलिड है. सी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं. उसके बाद में क्या हुआ कि क्योंकि स्कूल के इस लेट समय में किसी भी बच्चे का स्कूल से बाहर होना बड़ा ही अनयूजुअल था, इसलिए उनको ये घटना बड़ी अजीब लगी. ये हो गया सेकेंड पॉइंट. यानी कि डी के बाद में क्या आएगा, ए. तो ऑप्शन ए हट गया, ऑप्शन बी वैलिड है. फिर उसके बाद बोला तो उनको गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि बच्चा बाहर है. उनको गुस्सा आया, जो कि जाहिर सी बात है कोई भी स्कूल टीचर को आना चाहिए जब स्कूल के रूल्स कोई बच्चा तोड़ेगा. तो ये हो गया थर्ड पॉइंट. और फाइनल पॉइंट हो गया कि वो उस बच्चे के पास गए ताकि वो उसको पहचान सकें और उसको डांट कर सकें, पनिश कर सकें. तो डी, ए, सी, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. एक क्वेश्चन रह गया जो मैंने आपसे पूछा था. आई होप आपने कमेंट सेक्शन में जिन जिन बच्चों ने इसका सेकेंड फॉर्म बिट लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है. क्या होता है सेकेंड फॉर्म? बिट. सो जिनका भी क्वेश्चन करेक्ट है, वेरी गुड. आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. अपनी ग्रामर अच्छी पकड़ बना लीजिए, होल्ड. एटलीस्ट टेंसेस, वर्ब फॉर्म्स, इन सब चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा. ठीक है. तो ये था पैसेज, ये था आज का सेशन. आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. बाय बाय.